हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि प्रतिदिन क्विज करते हैं, आज भी क्विज कर रहे हैं। हर रोज़ क्विज में क्वेश्चन पूछते हैं एक, जिसका कि अगले दिन रिप्लाई देते हैं। तो देखिए, पिछले डे का मेरा क्वेश्चन था कि चंपारण का कौन सा राजा था जिसने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था या आमंत्रित किया था। तो वह राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, अगला मेरा नेक्स्ट डे के क्वेश्चन है दोस्त कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी जवाब दीजिए, अन्यथा मैं अगले दिन ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं घटना चक्र के साइंस के साथ। देखिए, फल, सब्जियां, पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर क्या करता है कि मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या करता है? सहायक यानी जो वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्यों सर? क्योंकि जो पनीर होता है ना, उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा होता है। प्रोटीन क्या होता है? शरीर के बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है इसको, यानी किसी भी मानव ऑर्गन को बढ़ाने में, यानी मानव शरीर के अंग को बढ़ाने में, वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक होता है। प्रोटीन क्या होता है? मानव शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक, देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि प्रोबायोटिक में क्या होता है? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे दही में भी जो कर्ड होता है दोस्त, दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। कर्ड में भी लाभदायक जीवाणु पाया जाता है। अगर जीवाणुओं की संख्या जितना ही अधिक रहेगा तो दही उतना ही खट्टा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। यानी दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। यानी न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। कब? 1911 ईस्वी में। कब है? 1911 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बाबू? विटामिन ए के रेटिनॉल, B1 के थायमिल, B2 के राइबोफ्लेविन, B3 के नियासिन, B5 के पेंटाथैलिक एसिड, B6 के कहेगा तो राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन, B6 का पैराडॉक्सिन, और B7 के बायोटिन, B9 के फॉलिक एसिड, B12 के साइनोकोबालामिन। अगर उसी प्रकार से सी के बोले तो सी का रासायनिक नाम सी के एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी के कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई के टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन ई जो है जनन क्षमता को प्रभावित करता है। यानी विटामिन ई के अगर कमी होगा तो जनन क्षमता क्या होगा? प्रभावित होगा। याद रखिएगा, जनन क्षमता को प्रभावितता से बचने के लिए अंकुरा हुआ चीज़ खाना चाहिए। ठीक है। विटामिन ए के खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन ए के खोज मैकुलन ने। बी का खोज किसने किया था बाबू? तो मैकुलन ने ही किया था। बी के मैकुलन ने। सी के होलकट ने। सी के नहीं, सी के इसे जेम्स लिंड दे रहा है, जेम्स लिंड। डी के किसने किया था? डी के शायद होलकट ने किया था।
ठीक है। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है वह कौन सा होता है? विटामिन। कौन सा होता है? यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है वह कौन होता है? विटामिन। अब विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। कब? फंक ने 1911 में। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी जो जीवधारी है ना बाबू, उसके लिए कितने तत्व की आवश्यकता होती है? 27 तत्वों की आवश्यकता होती हैं, जिसमें 15 धातुएं इसमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे है पोटेशियम। देखिए, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती हैं, जिसमें 15 धातुएं हैं जो प्रभुत मात्रा में, यानी जो अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है या कोई भी जीवधारी के शरीर में पाया जाता है, उसमें कौन कौन सा है? तो पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सल्फर। क्या बोले? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। क्लोरीन आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट में से नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट बाबू नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वसा में। किस में? वसा में। भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में? वसा में। किस में बाबू? वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। यानी सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व, जो सेब होता है ना, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं क्या चीज़ के? तो पोटेशियम के। यानी सेब में बाबू पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेब में क्या स्रोत मिलता है? पोटेशियम, ठीक है, जो कि हृदय रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और सेब में क्या होता है? आयरन की मात्रा भी पाया जाता है। सेब में आयरन भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, सेब को काटने के बाद कुछ देर अगर एयर के संपर्क में छोड़ दीजिएगा तो उसका कलर भूरा हो जाता है। कैसा? भूरा हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि उसमें जो आयरन होता है ना बाबू, वो आयरन क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर रिएक्शन करता है। आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या करता है? उसका कलर चेंज कर लेता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? तो पोटेशियम के ये बड़े स्रोत हैं। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है। ताज़ा फल और सब्जी ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर के चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। मुक्त मूलकों को क्या करते हैं? निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? डी का। तो कैल्सीफेरॉल क्या करता है? तो अस्थि रुग्णता, यानी अस्थि रुग्णता कहने का मतलब है कि यह अस्थियों को रुग्णता बीमारी से क्या करता है? कैल्सीफेरॉल बचाता है। क्या करता है? बचाता है। इसीलिए दोस्त क्या किया जाता है कि माँ जो होती है ना, वह छोटे बच्चों को, नवजात शिशु जो होता है उसको धूप में तेल मालिश करती हैं ताकि डी मिले। या डी के रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल से क्या होता है कि अस्थि रुग्णता का बचाव होता है। यानी रुग्णता कहने का मतलब बीमारी, बीमारी, ठीक है। नियासिन क्या है बाबू? तो नियासिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B3। यह पेलाग्रा रोग यानी चर्मग्राह रोग यानी पेलाग्रा रोग जो है, यह नियासिन कंट्रोल करता है। किसको? पेलाग्रा रोग को। पेलाग्रा रोग को ही चर्मग्राह रोग कहते हैं। कोबालामीन, साइनोकोबालामीन संघातिक रक्ताल्पता को यह नियंत्रित करता है। थायमिन बेरी को। विटामिन B1 के रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और यह किसको कंट्रोल करता है? तो विटामिन जो B1 है वह बेरी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आइए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में से हो जाता है। यानी मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा बीमारी होता है बाबू? बेरी। कौन सा? बेरी।
विटामिन B6 जो होता है धान की चोकर यानी राइस ब्रान में पाया जाता है। अब B2 हरी सब्जियों और अंडे में विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन ई कहे तो गेहूं के अंकुर तेल यानी गेहूं के अंकुरा हुआ तेल निकालने में क्या होता है विटामिन ई, या कोई भी अंकुरा हुआ पदार्थ जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब अगर आप अंकुरा चीज़ खाती हैं तो जनन क्षमता क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। विटामिन के क्या है बाबू, तो विटामिन के से अल्फ़ा यानी विटामिन के किस में होता है, अल्फ़ा क्या होता है, घास होता है जिसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियां मिर्च, कुम्हड़े, मटर एवं मूली में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किस में, तो मिर्च में। यानी विटामिन सी किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मिर्च में। किस में बाबू, मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की में ज़रूरी होता है, वह कौन होता है, विटामिन सी। यानी विटामिन सी जो है, यह ध्यान से सुनिएगा, खट्टे फलों यानी साइट्रस एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और चर्म को स्वस्थ रखने में यानी जो चर्म रोग से आपको बचाता है कौन बाबू, विटामिन सी। कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी तथा दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो कच्चे एवं ताज़े फल। कच्चा और ताज़ा फल जो है ना, वह विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है, आंवला, मुरब्बा। मम्मी बनाई है मुरब्बा, चीनिया वाला जो ना पकवा डालकर बनता है, खाई हो कत्ते चके पाओ, ठीक है। अब नहीं बनता है घरे, ठीक है, यानी इसके घरे नहीं बनता है अब। यानी विटामिन सी सबसे कम उत्तम स्रोत है किसमें, अच्छा ठीक है, बनवाना, ठीक है। यानी दोस्त आंवला का मुरब्बा जो होता है ना, बहुत बढ़िया बनता है, अपने घर पर भी ट्राई कीजिएगा बनवाने के लिए। उससे को खाइएगा तो आपको आंवला जो है ना, आंवला से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा, जिससे चर्म रोग नहीं बनिएगा। घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी में से सहायक होता है, तो सी। और घाव जो होता है ना, पैर वैर में हो जाता है किसी का अंगूठा पर, तो कहने का मतलब है कि उसको भरने में कौन सा विटामिन होता है सहायक, विटामिन सी। कौन सा होता है, विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायक होता है, पेपर में कई बार, हजारों बार, ठीक है। अच्छा सर, विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला में। तो आंवला खाने से क्या होगा कि घाव, फुंसी सब नहीं होगा। संतरा, सेब, गाजर एवं आंवला में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो आंवला। आंवला का अचार खाइए, आंवला का मुरब्बा खाइए। हाँ, बाबा रामदेव का भी आंवला का जूस आ रहा है, समझ गई ना, उसको पीजिए, सबसे बढ़िया। हाँ, जैसे सर पीते हैं। गाजर, अमरूद, आम एवं संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो संतरा में। किस में, संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बाबू, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी मदद करता है तो लौह के अवशोषण में, यानी लोहे के अवशोषण में कौन सहायक होता है, विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एवं विटामिन ई में से शरीर में भंडारित नहीं होता है, कौन सा, विटामिन सी शरीर में भंडारित, यानी कहने का मतलब है भंडारित का दोस्त के शरीर के अंदर संचित नहीं रहता है, कौन, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, वह है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है कि रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का यानी रुधिर अस्कंदन, रक्त के थक्का को ही क्या कहते हैं, रुधिर अस्कंदन बनाने में आवश्यक होती है कौन, विटामिन के। विटामिन जो प्रति अस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा है, विटामिन के। कौन सा है, विटामिन के। यानी विटामिन जो प्रति अस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा विटामिन होता है बाबू, विटामिन के। विटामिन B12, सी, के एवं ए में से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तब विटामिन B12 एवं विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, यानी आंत के जो जीवाणु होता है ना, वह किन दो विटामिन को अवशोषित कर देते हैं, तो विटामिन B12 एवं विटामिन के। विटामिन B12 एवं विटामिन के को अवशोषित कर लेते हैं।
विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित करता है। विटामिन बी 12 क्या करता है कि यकृत में, किसमें, यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। ठीक। विटामिन बी 12 जल में विलेय है। विटामिन बी 12 क्या है, जल में विलेय है। तो देखिए ई और आर दोनों कथन सही है। यानी विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबालामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। यानी हमारे लीवर जो है उसमें 3 से 5 वर्ष तक यह स्टोरेज रहता है, यानी उसमें संचित रहता है। विटामिन बी 12 जल में विलेय होता है, दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। विटामिन ई तो हो गया। नींबू, सूरज की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, तो सूरज की किरणें। सूरज की किरणें प्राप्त होती है तो विटामिन डी। विटामिन बी 12 क्या करता है कि प्रति अरक्तता कारक है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक है। विटामिन ई बांध्यारोधी कारक है, यानी बांध्यापन यानी बंझापन से बचिएगा। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक है, यानी रक्त को स्राव को रोकता है। कौन, विटामिन के। विटामिन के। तो दोस्त हम लोग अब बढ़ेंगे इतिहास की ओर। इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त हम लोग बढ़ते हैं इतिहास में। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तब मीर कासिम के विरुद्ध आइए, बक्सर का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था, तब मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध 1760 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। तो वांडीवास का जो युद्ध था वह फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख द्वारा हुआ था। डलहौजी के विरुद्ध सिख द्वारा, यानी डलहौजी के विरुद्ध सिख द्वारा हुआ था, यानी डलहौजी और सिख के बीच चिलियांवाला का युद्ध। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे। खुर्दा के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो निजाम विरुद्ध मराठे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया था, तो मराठा द्वारा। भारत में पूछ देगा कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो मराठों के द्वारा। दिल्ली के कह रहा है कि दिल्ली, काबुल, मकराना तथा श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर। कौन था, श्रीनगर। राजा रणजीत सिंह के आधिपत्य में था, यानी सम्मिलित राज्य था श्रीनगर। रणजीत सिंह संबंधित थे तो शुकरचकिया मिसल से। किससे, शुकरचकिया मिसल से। यानी जो रणजीत सिंह संबंधित थे किस मिसल से, तो शुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। यानी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है। राजा रणजीत सिंह ने अदालत-ए-आला की स्थापना लाहौर में किया था। राजा रणजीत सिंह ने अदालत-ए-आला की स्थापना कहाँ किया था बाबू, लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में। रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से। यानी रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा जो था वह किससे प्राप्त किए थे, शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख लूँ, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन महाराजा रणजीत सिंह के थे। महाराजा रणजीत सिंह के थे। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने खड़ग सिंह। यानी खड़ग सिंह जो थे ना, वह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने। सिख संप्रदाय का अंतिम राजा था कौन, दलीप सिंह। कौन, दलीप सिंह। यह तो बहुत बार पेपर में पूछा है। देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन है तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, यह सही है। यानी कहने का मतलब है कि महाराजा दलीप सिंह के विषय में ये सारा चीज़ था, लेकिन सही कथन क्या है महाराजा दलीप सिंह के बारे में, तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविल
मानसेल इसके अन्य सदस्य थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था कौन? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था बाबू? हैदर अली। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। कब? 1767 से 69 ईस्वी में। इसमें कौन विजयी हुए थे? हैदर अली। हैदर अली और किसके बीच में हुआ था यह युद्ध? अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली क्या हुए थे? जीत गए थे। ब्रिटिश जनरल देखिए 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था बाबू? हैदर अली ने। किसने? हैदर अली ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था वह सर आयर कूट थे। कौन थे? सर आयर कूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। 1799 में इसकी मौत हो गई थी। 1799 में इनकी मौत हो गई थी। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पर? तब पोल्लीलूर में। पोल्लीलूर यानी टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर? तब पोल्लीलूर में। पोल्लीलूर में। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तो टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजयी हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक था, यानी इसमें कोई पार्टी हारा नहीं था। कोई पार्टी हारा नहीं था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ था। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का हुआ था? पराजित हुआ था और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। और अपना जो भूभाग था, जो भी इसके पास ज़मीन था, किसके? टीपू सुल्तान के पास, वो अंग्रेजों को दे दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्यांतर ही। देखिए दोस्त, कहेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि 1784 में, सालाबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधाना में। कहाँ पर? सरधाना में। यानी बेगम समरू जो थे ना, कौन? बेगम समरू। बेगम क्या के निर्माण कराया था? एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू क्या के निर्माण कराया था? सरधाना में। कहाँ? सरधाना में। सही कथन है तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई स्थापित किए थे। आमेर में सवाई, अजमेर लिखना चाहिए तो आमेर लिखा है। अजमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। पलासी के युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला पराजित होता। रॉबर्ट क्लाइव उसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का। इसके बीच सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजित हुआ और सिराजुद्दौला हार गया। किसके धोखाधड़ी से? मीर जाफर के धोखाधड़ी से। मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रच दिया। अंग्रेजी इसलिए हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपका बात अगर कोई जानता है घर का, तबे आपको कुछ कर सकता है, नहीं तो ऐसे थोड़े ना मजाल है कि कोई जानता है कि कहाँ पर पैसा रखा है। ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की नहीं की तो हैदराबाद राज्य के निज़ाम ने, हैदराबाद राज्य के निज़ाम ने। ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि अपने घर के बारे में अगर जब से नहीं बताइएगा कि कहाँ पर कौन सा पैसा है, कितना पैसा रखे हैं, तब से कोई कैसे डकैती डलवाएगा। ठीक है। इसलिए दोस्त, अपने घर का पता किसी को नहीं बताना चाहिए। आइए अब हम लोग किधर बढ़ते हैं? भूगोल की ओर। आइए दोस्त, हम लोग भूगोल में दलहन से संबंधित सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में सबसे सही कथन क्या है? तो उड़द की खेती खरीफ और रबी
दोनों फसलों में की जा सकती है। यानी उड़द जो होता है वह ऐसी खेती है, उड़द की खेती जो है ऐसी खेती है जो खरीफ और रबी दोनों फसलों में उगाई जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि रबी के समय में भी उगाया जा सकता है और खरीफ के समय में भी उगाया जा सकता है। तो देखिए बहुत आज बढ़िया क्वेश्चन मिला कि वह कौन सा ऐसा फसल है जो रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है, तो उड़द। कौन सा है? उड़द। ठीक है। अरहर का वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो क्या है? तो कैजनस। अरहर का वैज्ञानिक नाम कैजनस काजान है। कैजनस काजान, कैजनस, 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 यानी कैजनस, कैजनस काजान, कैजनस काजान। अरहर का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। दाल बनता है ना अरहर के घरे, ठीक है। देखो खाली खेसारी। अरहर की अच्छी उपज के लिए चाहिए, अरहर की अच्छी उपज के लिए आपको क्या चाहिए? तो दोमट या बलुई मिट्टी, दोमट या बलुई मिट्टी, तब तो जाके रहर बिजोड़ होगा। रहर, रहर भाई अरहरे को रहर कहते हैं भोजपुरिया में। और उसका यानी दोमट या बलुई मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच होता है। यानी दोमट या बलुई मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 अर्थात क्षारीय होता है, उसमें रहर के खेती बिजोड़ लगता है। यानी अरहर के खेती बहुत बेजोड़ धांसू। चना उगाई जाती हैं, अरहर को ही रहर कहते हैं भोजपुरिया में। चना उगाई जाती हैं किस फसल में? तो रबी ऋतु में। चना किस में? तो रबी फसल है। चना कैसी फसल है? उड़द कैसी फसल है? खरीफ और रबी। एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर। विश्व में चना का लगभग 2/3 से अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। अरे बाप रे बाप, बहुत जहर क्वेश्चन। विश्व में चना का लगभग 2 से अधिक, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है जीरा से, अरे सॉरी। विश्व में चना का लगभग चलिए, तो चने में प्रोटीन होता है, चने में प्रोटीन होता है लगभग कितना परसेंट बाबू? 21%। बुझियो कितना परसेंट? 21%। यानी चने में प्रोटीन कितना परसेंट? 21%। चने की खेती के लिए आवश्यक होती है तो समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु की। यानी चने की खेती के लिए आवश्यक क्या होता है? तो समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। चने की फसल में लगने वाली कीट एवं रोग है तो दीमक, कटवर्म, फली छेदक, झुलसा रोग तथा उकठा रोग। यानी चने की फसल से संबंधित जो कीट रोग है ना बाबू, वह दीमक भी लगता है चना में, कटवर्म भी लगता है, फली छेदक भी लगता है। यानी छेद जो ना चना में हो जाता है। भाई साहब आप लोग, महीन साहब तो समझ गई, भाई साहब आप लोग भी समझिए कि जब चना कीनते होंगे ना तो उसमें छेद होगा, समझिए। तो वहीं छेदक रोग है, यानी फली छेदक, झुलसा रोग तथा उकठा रोग। उकठा रोग, ये सब चना के बीमारी है, चना के बीमारी है। मटर पौधा है द्विबीजपत्री। मटर पौधा कैसा है? तो द्विबीजपत्री। मटर में प्रोटीन पाई जाती है लगभग 22.5%। यानी मटर में 22.5%। इसीलिए दोस्त डायरेक्ट पूछता है कि दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, दाल में सबसे अधिक है प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दाल पीना चाहिए, दाल खाना चाहिए। सब्जी अब भात मार धके भरथरिया नहीं मारना चाहिए। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन है? अपर्णा। अपर्णा जो है ना, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। कहने का मतलब है कि इसमें पत्ती नहीं होती है, यानी इसका पत्ती के नहीं, पत्तियाँ ठीक है नहीं होती है। हाँ हिंदी में बोलो, कैमरा में हो, ठीक है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है अपर्णा। कौन है? अपर्णा, ठीक है ना। मटर के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है कितना? 6 से 7.5। यानी मटर के लिए उपयुक्त पीएच का मान होता है कितना? तो 6 से 7.5, 6 से 7.5। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है वह कौन सा देश है? भारत। यानी वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है वह देश कौन सा है बाबू? भारत है। गेहूं, चावल, चीनी एवं दालें में से भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है तो दालों का। यानी दाल जो है भारत में बाहर नहीं जाते, यानी भारत से बाहर निर्यात नहीं होता है। किसका? दाल का। क्योंकि भारत प्रमुख निर्यातक और उपभोक्ता देश है, उत्पादक और उपभोक्ता देश। खुद उत्पादित करता है, खुद ज़्यादा खाने वाला है यहीं पर, तो निर्यात नहीं करता है, यानी बेचता नहीं है।
कोई दिक्कत 2 कट्ठा में आलू भइल बाबू कोड़ के घर ही रख दिलन बेचलन ना कि भर आषाढ़ सावन तक खाइल जाइल जी। मामला समझ रहे हैं ना। देखिए भारत में दालों की कमी है, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, सही बात है। दालों की मांग की वरीयता है, दालों की मांग की वरीयता है, तो दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। कहने का मतलब है कि भारत में प्रोटीन के थोड़े ना कमी है, दाल की कमी है। दाल खाएगा आदमी तो खुद प्रोटीन मिलेगा, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, दालों की मांग की वरीयता है, यानी दालों की मांग क्या है, वरीयता है। कैमरा मास्टर 2 मिनट। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता किसमें होती है, तो दलहनी फसलों में, यानी दलहनी जो फसलें होती हैं ना दोस्त, सबसे अधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है या नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट, यानी दलहनी फसल अगर उत्पादन करना चाहते हैं ना तो उसमें अधिक मात्रा में देना चाहिए क्या चीज़, कोबाल्ट। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है तो चना, मटर और मूंग। चना, मटर और मूंग ये सब अगर रोपिएगा ना तो खेत में आपका फसल बिजोड़ लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़्यादा करता है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात पूछ दे तो 1:2:2, यानी दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात यानी NPK नाइट्रोजन, NP फास्फोरस और K माने क्या होता है, पोटेशियम, यानी NPK का अनुपात कितना होता है बाबू, 1:2:2। कहने का मतलब है कि 1 अनुपात में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, तो 2 अनुपात में फास्फोरस होता है और 2 अनुपात में क्या होता है, पोटेशियम होता है। कौन होता है, पोटेशियम। था पूछेगा दोस्त कि दलहनी फसलों में NPK का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:2। 1:4:2 किस में होता है, तो NP का अनुपात खाद्य में। खाद्य में जो खाद नहीं छिटाता है भाई साहब, उसमें NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 1:4:2 के अनुपात में होता है, नहीं 1:4:2:4:1 के अनुपात में ना होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अरहर का जन्म स्थल कहाँ है, तो भारतवर्ष में, यानी अरहर का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में। तो अरहर के पिता का नाम क्या था जीरा, अरहर के संध्या, अरहर के पिता के नाम, जब भारत में जन्मा था अरहर तो उसके पिता के नाम बताइए, ठीक है, तो उसके पिता कहाँ से होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अरहर की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, भारत से। आज जान जाओ, आज जान जाओ कि अरहर की उत्पत्ति कहाँ से, अरे बाप रे। चलिए देखिए, तो अरहर का जन्म किस देश में हुआ था, भारत में, याद हो गया। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी, मालवीय चमत्कार। कैसा चमत्कार, मालवीय चमत्कार। किसका एक प्रजाति है, तो अरहर का। अरहर का चमत्कार हो गया, 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 यानी मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसकी, अरहर की। अब बहार एक प्रजाति है, खूब बहार है अरहर, बहार एक प्रजाति है किसकी, तो अरहर की। ठीक है दोस्त, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। आपको यह क्विज हम समझते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके कम से कम 10-20 दोस्त ग्रुप में तो शेयर कर दीजिए। दोस्त आपके पास तो ग्रुप तो होगा ना, मोबाइल जब रखे हैं तो स्मार्टफोन है, ठीक, उसमें ज़रूर लाइक बटन शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक, ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।